आईकॉम सेकेंड ईयर के मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आप सभी को अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब धन होता है और शास्त्र का मतलब विज्ञान या ज्ञान होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इस तरह से हमने जाना कि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं और अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और दूसरा की शास्त्र। अर्थ का मतलब यहाँ पर धन है और शास्त्र का मतलब ज्ञान या विज्ञान है। अतः कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह बात सबसे पहले हमारे अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है, उन्होंने ही सबसे पहली परिभाषा दी थी अर्थशास्त्र का कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि एडम स्मिथ ने अपनी परिभाषा में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान क्यों कहा था। तो इसका जवाब है कि अर्थशास्त्र की आवश्यकता उस समय से प्रारंभ हो गई थी जिस समय से मनुष्य समाज बनाकर रहना प्रारंभ किया था। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक समय जब मानव का उदय हुआ था तो वह उस समय एक जानवर की भांति था। वह घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया, चक्के का आविष्कार किया, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया। इन तमाम चीज़ों के बाद वह समाज बनाकर एक साथ रहने लगे। जब तक वह घूम घूम कर जीवन व्यतीत करता था तब तक वह किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित नहीं था, वह केवल प्रकृति पर आश्रित था। प्रकृति में वैसे जगह जहां उसे जीवन जीने का आधार महसूस होता था, उस जगह में वह रहता था। और जैसे ही वहाँ लगता था कि प्रकृति में उसे रहने खाने पीने की चीज़ें प्रकृति से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे जगह चला जाता था। लेकिन जब वह समाज बनाकर रहने लगा, समाज का मतलब है बहुत सारे परिवार जब एक साथ मिलकर किसी जगह में रहते हैं, जिसे हम लोग गाँव भी कहते हैं। अब बताइए कि अगर गांव में बहुत सारे लोग जब मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं तो क्या वह एक गांव से उठाकर सारे सामानों को लेकर दूसरा जगह जा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। यानी कि मनुष्य जब समाज बनाकर रहने लगा तब वह तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता था। क्यों? कि जब वह समाज बनाकर रहने लगा तब उसे समाज में रहने के लिए कपड़े की आवश्यकता हुई, भोजन की आवश्यकता हुई, आवास की आवश्यकता हुई। भोजन वह पकाकर खाने सीख चुका है, अर्थात उसे आग की आवश्यकता या बर्तन की आवश्यकता होने लगी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहकर सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एक साथ नहीं कर सकता था। अतः वह एक दूसरे से वस्तुओं को ले देकर या एक दूसरे की सहायता करके वह चीज़ों को प्राप्त करने लगा। और इन सभी चीज़ों की प्राप्ति समाज में उपलब्ध संसाधनों के द्वारा हो जाती थी। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे जैसे समाज स्थापित हुआ, मनुष्य की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए आविष्कारों ने मनुष्य की आवश्यकता को बढ़ा दी। तो मनुष्य की धीरे धीरे एक तरफ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और दूसरी तरफ संसाधन यानी जिससे तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है वो कम होने लगी। नतीजा ये हुआ कि नए नए आविष्कारों और अब जनसंख्या में वृद्धि के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ते चली गई और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो संसाधन होते हैं वह संसाधन धीरे धीरे कम होने लगे। अब उन संसाधनों को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए कहा जाता था कि वह व्यक्ति जिसके पास अधिक धन है वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था और जो इस व्यक्ति के पास धन नहीं था वह उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। आज भी हम जानते हैं कि आज बहुत समाज में दो तरह के लोग हैं, एक जो धन धान्य से पूर्ण है और दूसरा व्यक्ति जिनके पास धन का अभाव है। आज भी देखा जाता है कि वह व्यक्ति जिन्हें धन का अभाव है वह अपने तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति जो धन धान्य से पूर्ण है वह समाज में किसी भी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह परिस्थितियां आज भी है और उस समय भी थी।
इसलिए एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और उसे पूरा करने के साधन सीमित है। अतः अगर धन है तो वह अपने तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकता है। इसलिए ने एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यह भी जानेंगे कि हमें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। हमें अर्थशास्त्र इसलिए अध्ययन करना चाहिए कि जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। आज हम मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को गिने तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन हमारे पास सीमित है। आवश्यकता हमारी कैसे अनंत है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम सभी जब पैदल चल रहे होते हैं तो हमारी आकांक्षा ये होती है कि भाई पैदल चलना पड़ रहा है तो काश हमारे पास साइकिल होता। तो मनुष्य जब पैदल चलता था तो उसे लगा कि तेज़ी से चलने के लिए हमारे पास कुछ साधन चाहिए, तो उसने साइकिल बना लिया। जब वो साइकिल बना लिया तो क्या वह संतुष्ट हुआ? तब नहीं लगा कि साइकिल से ज़्यादा और कुछ स्पीड चलनी चाहिए। तब उसने क्या किया? मोटरसाइकिल बना लिया। क्या वह मोटरसाइकिल बनाने के बाद वो शांत रहा? तो पता चला कि नहीं, मोटरसाइकिल बनाने के भी वो शांत नहीं रहा, क्योंकि मोटरसाइकिल में 1 या 2 लोग जा सकते थे। तब उसे लगा कि नहीं, इससे भी हाई स्पीड होनी चाहिए और उसमें और भी 200 लोग उसमें एक साथ मिलकर घूम सके। तब उसने कार बना ली। अब बताइए कि क्या मनुष्य जो पैदल चल रहा था वह संतुष्ट नहीं था, तो वो सोचा कि साइकिल बना ले। साइकिल बना लिया, क्या वह संतुष्ट हुआ? नहीं, तो उसने मोटरसाइकिल बना लिया। क्या वह मोटरसाइकिल बनाने के बाद संतुष्ट रहा? जी नहीं, तो उसने कार बना लिया। क्या कार बनाने के बाद वह संतुष्ट रहा? तो जवाब है नहीं। तब उसने क्या किया कि कार जब वो ज़मीन पर चलता था तब उसकी आकांक्षा और बढ़ी कि भाई ज़मीन के साथ साथ क्यों नहीं ऐसा चीज़ बनाया जाए कि हम हवा में उड़ सके। और तब उसने कार के साथ वायुयान यानी कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बना लिया। लेकिन बताइए, क्या उसके बाद भी मनुष्य की इच्छा खत्म हुई? तो जवाब है नहीं। उसके बाद जब वो आसमान से उड़ा और जब उसने पृथ्वी को देखा तब उसे ये लगा कि भाई हम जब पृथ्वी से इतनी ऊंचाई में उड़ सकते हैं तो मुझसे और ज़्यादा ऊंचा क्यों नहीं जा सकते। तब उसने रॉकेट बनाकर चांद पर चला गया। लेकिन क्या वो चांद पर जाकर भी संतुष्ट रहा? तो जवाब है नहीं। वो चांद पर भी जाकर संतुष्ट नहीं रहा। अब वहाँ से मंगल ग्रह पे गया है। अब ना जाने कौन कौन ग्रहों पे जा सकता है। तो इन तमाम उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और उसकी इच्छाएं अनंत है। इसका जवाब है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। एक इच्छा को जैसे ही वो पूरा करता है तो उसके मन में दूसरी इच्छा आ जाती है, दूसरी इच्छा पूरा कर लेता है तो तीसरा आ जाता है। जैसे जब किसी व्यक्ति के पास घर नहीं होता है तो सोचता है कि काश मेरे पास एक झोपड़ी हो जाता तो अच्छा होता। जब वो एक झोपड़ी बना लेता है घर तो सोचता है कि काश इस पे छत हो जाता तो अच्छा होता। क्या वो छत हो जाने के बाद संतुष्ट होता है? तो नहीं, सोचता है कि 2 तल्ला हो जाए तो अच्छा है। अब आप सुनते होंगे कि 20-20, 100-100 तल्ला बन जाता है, फिर भी इंसान संतुष्ट नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों से यह स्पष्ट है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, और जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होगी उसकी आवश्यकताएं खत्म नहीं होगी। और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो एक तरफ मनुष्य नए नए आविष्कारों के वजह से और अपनी इच्छाओं की वजह से अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते जा रहा है, लेकिन उन आवश्यकताओं को बढ़ाने के साथ जो संसाधन है जिससे उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, क्या वो बढ़ रहा है? तो जवाब है नहीं। अब यहाँ पर आपके मन में इच्छा और सर संसाधन का मतलब क्या है? तो वह चीज़ जिससे किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, जिसके माध्यम से हम उस वस्तु का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अनाज की आवश्यकता है तो अनाज के लिए क्या संसाधन चाहिए? तो भूमि चाहिए जहाँ हम अनाज को बो सकें। फिर उसमें क्या चाहिए? जल संसाधन यानी पानी चाहिए, तब जा कर के वो अनाज उत्पादन होगा। संसाधन का मतलब है पूंजी, मजदूरी, कच्चे माल, ये सभी चीज़ें, यातायात के साधन, ये सभी चीज़ें जो है वह संसाधन कहलाता है। यानी कि वह वस्तुएं या वह सेवाएं जिससे हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं वह संसाधन कहलाता है। और जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसी उत्पादित वस्तुओं से हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा होगा कि अर्थशास्त्र की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है। अर्थशास्त्र की आवश्यकता हमारे जीवन में इसलिए है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, युवा हो या बूढ़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं।
और उन आवश्यकताओं को पूरा हम संसाधनों से ही कर सकते हैं। तो एक तरफ हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें पूरा करने के संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। अतः अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि कैसे हम कम से कम संसाधन से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब चूंकि